वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज हम इस वीडियो में 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जिसमें आपका सभी सेक्शन से प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपको हिंदी से, अंग्रेजी से, गणित से, सामान्य अध्ययन से और सामान्य विज्ञान से मिलेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट फ्रेंड्स आपका जो होम गार्ड का एग्जाम होने वाला है 24 जनवरी को, और साथ ही साथ जो 14 मार्च और 21 मार्च का एग्जाम होने वाला है बिहार कांस्टेबल का, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि दोनों का सिलेबस एक ही है, सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, इसलिए दोनों लोग आप लोग जरूर देखें। फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। पहले हिंदी सेक्शन से सवाल है आपका। स्वागत में उपसर्ग है। बार बार बताया हूँ फ्रेंड्स कि उपसर्ग है जो शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय है जो शब्द के बाद में लगता है। तो स्वागत में देखिए, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, सुजोड़ आगत होता है। यानी इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो सु उपसर्ग है। सवाल नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 2 है, कृत प्रत्यय वाला शब्द है। तो कृत प्रत्यय वाला शब्द जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 का बी। बचत है जो आपको कृत प्रत्यय वाला शब्द है, याद कर लें। सवाल नंबर 3 को देखिए। सवाल नंबर 3 है कि चिन्मय में कौन सी संधि है। तो देखिए, चिन्मय में आपका जो संधि हो जाएगा व्यंजन संधि हो जाएगा। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 4 को देखिए। घुड़सवार में कौन सा समास है। तो घोड़ा का सवार करने वाला तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिग्गु समास के बारे में बताए थे फ्रेंड्स कि दिग्गु समास का जो होता है उसका जो शुरुआत होता है फ्रेंड्स, वो संख्यावाचक होता है। ठीक है, दिग्गु समास का। जैसे में आप ले लें, आपका दशानन हो गया फ्रेंड्स, षष्ठकोण हो गया, ठीक है, इस तरह से तिनकोना हो गया। तो जो स्टार्टिंग में संख्यावाचक रहेगा तो दिग्गु समास का उदाहरण हो जाएगा। और तत्पुरुष तो इसको जब विग्रह करेगा फ्रेंड्स तो इसका चिन्ह आपको निकल कर आएगा। जैसे रसोई घर, तो रसोई के लिए घर आता है। ठीक है, घोड़ा सवार, घोड़ा को सवार करने वाला, तो उसको तत्पुरुष का जो है चिन्ह उसमें आता है, तो उसे पकड़ लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 5 को देखिए। इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। इसी टाइप से आपको बिहार होमगार्ड में और बिहार पुलिस में हिंदी से प्रश्न रहेंगे फ्रेंड्स। तो हिंदी का भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, और इसका स्पेशल प्रैक्टिस सेट आपको वेबसाइट पर तैयार करा हूँ फ्रेंड्स, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट दे दूंगा। उससे फालतू मेरे ख्याल से नहीं पूछना चाहिए। तो सवाल नंबर 5 है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो पुरंदर मतलब क्या होता है, इंद्र होता है। यानी सवाल नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर थोड़ा धुंधला दिख रहा है फ्रेंड्स, जूम कर देते हैं, गौर से सुनते चलिएगा। अनादर का विलोम शब्द है। तो अनादर का विलोम शब्द क्या होगा। सवाल नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आदर होगा। अनादर का विलोम शब्द क्या होगा, आदर होगा। चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं कि किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है। वचन का सही प्रयोग क्या हुआ। तो ए में है मेरे होश उड़ गई, और बी में हमारे होश उड़ गए, सी में मैं होश उड़ गई, डी में मेरे होश उड़ गए। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग गेस भी करते चलिएगा फ्रेंड्स, जितना देर में टाइम में क्वेश्चन पढ़ते उतना टाइम में आप इसका आंसर गेस करिएगा। सकर्मक क्रिया शब्द कौन है। तो सकर्मक क्रिया शब्द कौन है। तो सवाल नंबर जो 8 है, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिखना। सकर्मक क्रिया शब्द कौन है। तो आपका जो लिखना है, जो सकर्मक क्रिया शब्द है, इसमें कर्म का प्रयोग होता है। जैसे मैं हंसता हूँ, इसमें कर्म नहीं है। मैं सोता हूँ नहीं आता है। मैं जागता हूँ नहीं आता है। लिखना है, जैसे कि लिखने में कर्म आता है। मैं कलम से लिख रहा हूँ, ठीक है, कुछ तरह तो उसमें अब कर्म आता है। तो लिखना है जो आपको सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। चलिए अगला सवाल 9 नंबर सवाल को देखें कि इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो उपयुक्त किस तरह से लिखा जाता है। मेरे ख्याल से इसका आंसर गेस करें क्या होगा। सवाल नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, उपयुक्त इस तरह से लिखा जाता है। सवाल नंबर 10 को देखें। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, गेस करें। अनुभूति, गोचर, अंतर्यामी या अगोचर। तो देखिए, ज्ञान इंद्रिय हमारे से जो क्या है फ्रेंड्स कि जिसका ज्ञान ज्ञान इंद्रियों से ना हो सकता उसे अगोचर कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अज्ञान होगा तो गोचर कहेंगे फ्रेंड्स, अज्ञान ना होता है तो क्या कहेंगे, अगोचर कहेंगे। तो देखिए 10 सवाल इसी तरह से आपको 10 से 12 सवाल हिंदी से पूछा जाएगा फ्रेंड्स मेरे ख्याल से आपका। अब चलिए इंग्लिश सेक्शन को देखते हैं। तो इंग्लिश सेक्शन में आपको कह रहा है फ्रेंड्स अब इसमें आपको कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यानी इसमें 4 लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इसमें 1 सही है 3 गलत है। तो गारंटी किस तरह से लिखाता है फ्रेंड्स। तो गारंटी आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, किस तरह से निकालता है देख ले। GUARANTE, इस तरह से गारंटी लिखाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 12 से 13 में क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ फॉलोइंग आइटम्स। आइटम्स जो फ्रेज होता है उसका कहावत है उसका कह रहा है। तो सवाल नंबर 12 का है ए चिकन हार्टेड फेलो।
तो चिकन हार्टेड मतलब क्या होता है, जो डरता है, डरपोक होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, टिमिड हो जाएगा। टिमिड मतलब ये क्या होता है, डरने वाला, डरपोक होता है। तो सवाल नंबर जो 12 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और चिकन हार्टेड फेलो मतलब होता है फ्रेंड्स जो डरने वाला, जो डरता है, ठीक है, तो उसका हो जाएगा आपका टिमिड। टिमिड मतलब ये डरपोक होता है, डरने वाला। अगला है फ्रेंड्स टू फेस म्यूजिक। टू फेस म्यूजिक मतलब होता है क्या, समस्या का परिणाम को झेलना, ठीक है, परिणाम को झेलना यानी ट्रबुल में होना। टू फेस म्यूजिक का जो सही हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इन ट्रबुल। याद रखिए टू फेस म्यूजिक इन ट्रबुल। चलिए 14 से 15 नंबर में क्या कहा है, फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज डी। कोई अगर जो गलती नहीं है तो आंसर डी होगा। तो कह रहा है वन शुड बी पार्टिकुलर व्हेन ही इज क्रॉसिंग अ बिजी लेन। तो इसमें जो आंसर दे रहा है फ्रेंड्स, इसका दे रहा है आपका ऑप्शन नंबर 14 का दे रहा है फ्रेंड्स, आपका बी दे रहा है, ठीक है। 14 का तो ए हो गया, बी यानी कि वेन ही इज, इसमें त्रुटि है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि द ओनली गुड अबाउट दिज पेन्स आर देयर कलर एंड देयर साइज। देखिए इसमें गलती है, देयर, ये देयर नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी यही देयर होगा, ठीक है। तो आपका इसमें जो इसमें गलती है ए लाइन में, यानी कि ए बी सी में आपका फॉल्ट है, तो राइट आंसर आपका ये सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं फ्रेंड्स, आपका क्या है 16 में है कि चूज द करेक्ट एंटोनियम, यानी कि विलोम शब्द पूछा जा रहा है। तो कन्फेस होता है, तो कन्फेस मतलब क्या होता है, कन्फेस मतलब होता है कबूल करना, याद रखें, स्वीकार करना होता है। तो इसका उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, डिने हो जाएगा। डिने मतलब क्या होता है, इनकार करना होता है, डिने, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए कन्फेस मतलब क्या होता है, कबूल करना, स्वीकार करना होता है। तो इसका हो जाएगा डिने, यानी इनकार करना। उल्टा शब्द पूछ रहा है तो आपको डिने हो जाएगा, बी। चलिए अब देखिए 17 नंबर में क्या, चूज द सिनोनिम फॉर द वर्ड फ्रॉम द सजेस्टेड अल्टरनेटिव्स दिया था। अबेट, अबेट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो अबेट मतलब होता है, आपको एक तरह से कह सकते हैं इसको, मानने वाला होता है, ठीक है, मानने वाला होता है, स्वीकार करने वाला होता है। अबेट मीन्स इसका मॉडरेट हो जाएगा। याद रखिएगा सिनोनिम, अबेट का जो सिनोनिम हो जाएगा, जैसे सबसाइड भी होता है, मॉडरेट भी होता है, तो अबेट का मॉडरेट, याद रखिए बैठ भी जा रहा है, तो अबेट का क्या हो जाएगा आपका मॉडरेट हो गया। अब है सवाल आपका 18 से 20, दो प्रश्न में, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ऑर्डर, मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। तो सी इज अनटाइडी गर्ल, ठीक है, सी इज अनटाइडी। देखिए यहाँ वॉवेल आ रहा है, उच्चारण में भी अनटाइडी अ आ रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एन प्रीपोजिशन लगेगा, सॉरी एन आर्टिकल लगेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा सी इज एन अनटाइडी गर्ल। 19 नंबर सवाल को देखिए, ही एक्टेड अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग क्या हमेशा है जो टू प्रीपोजिशन लेता है ना, अकॉर्डिंग टू माई होम, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, अकॉर्डिंग है जो आपका हमेशा टू प्रीपोजिशन लेता है। तो सवाल नंबर जो आपका 19 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर है अटेंड, अटेंड टू, ये अटेंड भी है जो टू प्रीपोजिशन लेता है, अटेंड योर वर्क, ठीक है, एंड स्टॉप टॉकिंग। तो 20 नंबर सवाल का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अटेंड है जो टू प्रिपरेशन लेता है। अब देखिए अपने हम 20 तक तो हम लोग देख लिए हिंदी और अंग्रेजी का, और मैथ का सेक्शन है फ्रेंड्स, मैं इसके लिए बता चुका हूँ कि आपको 17 तारीख से आपको फ्रेंड्स अलग से जो जो भी सेट में मैथ आता है इसका सोल्यूशन मैं अलग से दूंगा, ठीक है। अभी फटाफट है जो बाकी 4 पार्ट है उसको देख लेते हैं। तो ये जो मैथ का 10 प्रश्न है फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन आपको मैं अलग से दूंगा, जिसमें सिर्फ स्पेशल मैथ का ही वीडियो रहेगा। जो भी सेट में मैथ आता है उसका सोल्यूशन मैं दूंगा, 17 तारीख को दूंगा, 17 तारीख से मैं देना शुरू करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब देखते हैं सामाजिक अध्ययन, इतिहास, भूगोल एवं नागरिक शास्त्र से किस तरह से प्रश्न इसमें भी सेट किया है। बहुत अच्छा ही फ्रेंड्स प्रश्न है। चलिए गेस करते चलिए, भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है। सवाल नंबर 36, पुराणों की संख्या कितना है बताएं। 18 पुराण है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 36 का। सवाल नंबर 37 को देखें। सवाल नंबर, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स, लुम्बिनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 38 को देखें। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो किसी को किया था फ्रेंड्स, आपको घनानंद है ना, नंद वंश के किस शासक को, तो घनानंद को आपको समाप्त कर कर करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। सॉरी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, घनानंद। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री कौन थे फ्रेंड्स, तो आपको चाणक्य सभी को पता है, वो भी याद रखें। अगला सवाल आपका है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भरा थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चीनी यात्री आपका फाहियान और हेनसांग, तो हेनसांग तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था फ्रेंड्स, मैं बहुत बार बता चुका हूं। और चीनी यात्री जो फाहियान है किसके, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। सवाल नंबर 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। याद रखिए ये दोनों में से हो सकता है एक प्रश्न आपको पूछा जाए, चीनी यात्री फाहियान और हेनसांग के बारे में। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि किताब उल रेहेला का लेखक इब्न बतूता
इब्न बतूता कहाँ की निवासी? इसमें दो प्रश्न बन रहा है फ्रेंड्स, याद रखिए। किताब उल रहेला का लेखक कौन है? तो इब्न बतूता है, जो मोरक्को निवासी था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 41 को देखें, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या होता है? इसमें भी दो सवाल बनता है फ्रेंड्स, दोनों को बता दूंगा। सबसे पहले जाने कि नूरजहां का मतलब क्या होता था? संसार की रोशनी होती है, ठीक है, संसार की रोशनी नूरजहां मतलब। और नूरजहां का जो वास्तविक बचपन का नाम था, जब क्या था? मेहरुनिसा नाम था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका, प्लासी का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? याद रखिएगा 23 जून, ये डेट भी याद रखिएगा, 23 जून 1757 की किसके किसके मध्य लड़ा गया था? हो सकता है ये सवाल भी पूछा जाए आपको। तो किसके? सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में लड़ा गया था। 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो हिंट्स करता हूँ फ्रेंड्स, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना किए थे कितना में? 1875 ईस्वी में। तो किसने आर्य समाज की स्थापना किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो इन्होंने ही सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 43 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए सवाल नंबर 44 को देखते हैं, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? हो सकता है ये भी प्रश्न पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट डेट के साथ याद रखेगा। तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। सवाल नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 45 को देखते हैं कि हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? पहले बहुत बार बता चुका हूं फ्रेंड्स, हरिजन हो गया, नवजीवन हो गया, यंग इंडिया हो गया, तीनों पत्रिका का मैं बता चुका हूं। तो हरिजन के साथ साथ आप रखें यंग इंडिया और क्या, नवजीवन का भी। तो इसका महात्मा गांधी किए थे। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीनों को याद रखिए, हरिजन, यंग इंडिया और इसके बाद में नवजीवन, तीनों पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। 46 नंबर सवाल से देखते हैं फ्रेंड्स, आपका 45 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 46 से देखते हैं, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में की गई थी फ्रेंड्स? तो गेस करें, इसका हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग। याद रखिएगा, अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में की गई थी? तो मार्टिन लूथर किंग के। अगला, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 47 को देखिए। सवाल नंबर 47 आपका है कि पेरिस संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को कब स्वीकार किया था? तो जैसा कि पता है फ्रेंड्स कि 1776 ईस्वी में अमेरिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया था, लेकिन ब्रिटेन कब स्वीकार किया था अमेरिका की स्वतंत्रता को? तो 1783 ईस्वी में। बिल्कुल राइट आंसर 1783 होगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसे जरूर याद रखिएगा। फिर से एक बार सुन लें कि पेरिस संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को कब स्वीकार किया था? तो 1783 ईस्वी में स्वीकार किया था। अगला सवाल को देखिए, गौरवपूर्ण क्रांति जिसे क्या कहते हैं, रक्तहीन क्रांति कहाँ हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है विश्व इतिहास से। तो आपका गौरवपूर्ण क्रांति आपका हुआ था कहाँ? इंग्लैंड में हुआ था। याद रखिए कहाँ? इंग्लैंड में। सवाल नंबर 49 को देखिए, निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है? तो देखिए, रूस की क्रांति जो 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई थी, उसे अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और रूस की क्रांति का जो अगुआ थे उनका नाम क्या था फ्रेंड्स? तो लेनिन नाम था, ठीक है, उनका क्या नाम था? लेनिन था। पूछा जाता है कभी कभी लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो आपको 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी, ये भी जरूर याद रखें। तो 3 सवाल इसमें बना, तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है? तो रूस की क्रांति को कहा जाता है। रूस की क्रांति कब हुआ? 1917 ईस्वी में हुआ था। किसकी अगुआ में? तो इसका नेता लेनिन थे। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। और रूस के शासक को क्या कहा जाता था फ्रेंड्स? जार कहा जाता था, ठीक है। रूस में क्या था? निरंकुश शासक था, जिसे जार कहा था, वहाँ के सम्राट को जार कहा जाता था। चलिए सवाल नंबर 50 को देखें, द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? तो 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। 50 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और कितना दिन तक चला था ये टोटल फ्रेंड्स? 1945 तक चला था, ठीक है। 1939 से लेकर करके कब तक? 1945 तक चला, 6 वर्ष तक चला था। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। चलिए अगला सवाल को देखें, 51 नंबर सवाल, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति हो जाएगा। 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी अपसौर होती है, कब होती है? बहुत बार मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको आना चाहिए और मैं ट्रिक से बताया हूँ। तो बोलिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी जिसे क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं, तो कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है, ठीक फ्रेंड्स। तो 4 जुलाई को अपसौर होता है। और उपसौर कितना उपसौर होता है? कितना कब होता है उपसौर? तो उपसौर होता है जो 3 जनवरी को होता है, ठीक है। 3 जनवरी को उपसौर होता है। ये क्या है अपसौर उपसौर? इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लें। जब मतलब कि सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है तो अपसौर कहते हैं, और जब न्यूनतम दूरी होती है तो इसे क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। तो उपसौर कितना? तो 3 जनवरी को याद रखिएगा। 4 जुलाई को अपसौर होता है और 3 जनवरी को आपका उपसौर होता है। तो दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। और ट्रिक इसमें क्या बताया था फ्रेंड्स कि नज़दीक, देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच नज़दीक रहेगा, तो नज़दीक रहेगा तो 3 जनवरी देखिए जुलाई से पहले आता है, तो 3 जनवरी को नज़दीक रहेगा तो उस दिन उपसौर हो जाएगा। और 4 जुलाई देखिए 3 जनवरी से आगे आता है, जनवरी के बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल बहुत दिन बाद आता है, इसका मतलब 4 जुलाई को दूर रहेगा, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट इस तरह से याद रखें।
अगला सवाल है फ्रेंड्स कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है फ्रेंड्स। तो पहले भी बता चुका, 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है, तो 4 मिनट होता है। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, इससे संबंधित किसी भी तरह से प्रश्न को घुमा करके पूछा जा सकता है। तो 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना, 1 डिग्री देशांतर इक्वल टू कितना होता है, तो 4 मिनट होता है। ये याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स, ओजोन परत कहाँ स्थित है। तो मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स, बहुत बार बता चुका हूँ। ओजोन परत कहाँ है, तो समताप मंडल में स्थित है। सवाल नंबर आपका जो 54 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो। अच्छा, समताप मंडल कहीं कहीं अंग्रेजी दे देगा फ्रेंड्स, तो इसका क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर। याद रखिए, समताप मंडल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। और क्षोभ मंडल को हिंदी में अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। तो बिजली का गरजना, बादल का गरजना, मेघ का गरजना, वर्षा संबंधी जो भी घटनाएं घटती है वो क्षोभ मंडल में होती है। और आपका ओजोन परत कहाँ स्थित है, तो समताप मंडल में। इसे अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फीयर और क्षोभ मंडल को हिंदी में ट्रोपोस्फीयर, दोनों को जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल आपका है कि वायु दाब को किस यंत्र से मापा जाता है। सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स। तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैरोमीटर से मापा जाता है वायु दाब को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है, दूध की शुद्धता मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या हो जाता है, तो अपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो सबका कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। अगला सवाल है आपका कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। तो राइन नदी है जो सबसे व्यस्त नदी है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। चलिए इसका आंसर आप लोग गेस करें, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में होता है। तो वेल्ड है जो आपको दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो आपका डाउन्स कहते हैं। ठीक है, याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं, डाउन्स कहते हैं। और अर्जेंटीना का जो घास का मैदान है फ्रेंड्स आपको दक्षिण अमेरिका में, तो उसका क्या कहता है, पंपास कहते हैं। अर्जेंटीना के जो घास का मैदान है उसे पंपास कहते हैं, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं, वेल्ड कहते हैं। तो इसका भी कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर करके रखिएगा फ्रेंड्स। एक मास्टर वीडियो में आप सबको प्रोवाइड कराऊंगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। थोड़ा धुंधला दिख रहा है फ्रेंड्स, पढ़ देता हूँ। ऑप्शन ए में उड़ीसा है, बी में त्रिपुरा है, सी में झारखंड है और डी में मिजोरम है। तो इसका ट्रिक बताया था फ्रेंड्स, गमछा झाड़ो मित्रों पर सब आ जाता है। ठीक है, तो गमछा झाड़ो मित्रों पर देखिए आपका त्रिपुरा भी आएगा, मिजोरम भी आएगा, झारखंड भी आएगा, उड़ीसा नहीं आता, यानी उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर थोड़ा धुंधला है कि अलकनंदा एवं भागीरथी नदियां किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। सवाल नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग में। चलिए सवाल नंबर 60 को देखिए, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। बहुत बार बता चुका हूं, तो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है जमशेदपुर। धुंधला दिख रहा होगा फ्रेंड्स, लेकिन गौर से सुने, आपको क्लियर हो जाएगा। सवाल यही है आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपका स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि जाड़े के दिनों के उत्तर पश्चिम भारत के मैदान भागों में, जाड़े के दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी भागों में किस कारण से वर्षा होती है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ से होती है। 61 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। चलिए अब फ्रेंड्स सवाल नंबर 62 यहाँ से देखिए, ठीक है, यहाँ धुंधला दिख रहा था। सवाल नंबर 62 को देखें कि भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन है। तो सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान। गेस करें राइट आंसर क्या होगा। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है। अगला सवाल को देखिए, भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन है। तो गुजरात का जो जामनगर है फ्रेंड्स, ये भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। गुजरात का जामनगर का जो तेल जो कारखाना है वो सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। फिर से देख लें, भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है, तो जामनगर, गुजरात में पड़ता है। अगला सवाल को लेते हैं कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। हो सकता है फ्रेंड्स आपका होमगार्ड में और बिहार पुलिस में ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। सब जानते भी हैं बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला है, खासी जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं। तो गारो, खासी, जयंतिया, तीन जनजाति है जो फ्रेंड्स आपका मेघालय में करते हैं। इनों के याद, इसमें सिर्फ खासी पूछा है, लेकिन याद रखिए गारो, खासी, जयंतिया जनजाति किस राज्य में करते हैं, तो मेघालय में निवास करते हैं। अच्छा सवाल है। 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेघालय। चलिए सवाल नंबर 66 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से खारे पानी का झील कौन है। तो उड़ीसा का जो चिल्का झील है वो खारे पानी का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 67 को, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। बहुत टॉप मोस्ट वीवीआई के है, गेस करें। जो संविधान सभा हुआ था तो उसका उद्घाटन में अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। गेस करें, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। सवाल नंबर 68 को देखिए, सवाल नंबर 68 है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं इंग्लैंड से ली गई है। तो संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, इंग्लैंड से ली गई है।
मूल अधिकार, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है आपका, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो आपको रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। तो ये सभी को याद रखें फ्रेंड्स। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। इसका कॉन्सेप्ट भी सभी का आप करिएगा, इससे जरूर प्रश्न पूछा जाता है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया। बहुत टॉप मोस्ट वीवीआई के गेस करें, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 315 के तहत यह प्रावधान किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 70 को देखें, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है, कितना है, अनुच्छेद 19 का ए में, ठीक है, 19 का ए में या 19 का 1 में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, तो आपका एक कौन सा मात्र राज्य, गोवा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, तो गोवा राज्य में है। सवाल नंबर 72 को देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है। इस टाइप का सवाल भी पूछा जाता है बार बार। तो देखिए, आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो किसी भी सदन से लगाया जा सकता है, ठीक है। प्रस्ताव किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है या नहीं है, तो कौन करता है, लोकसभा का क्या रहता है, अध्यक्ष करता है ना। 73 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कौन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों का नियुक्ति करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका लोकसभा में रहेगा फ्रेंड्स, वो केंद्र लेवल पर रहेगा तो उसमें तो 2 करता है। राष्ट्रपति कितना करता है, 2 आंग्ल का करता है, ठीक है, 2 का। लेकिन अगर पूछे राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में, सॉरी, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य को नियुक्त करता है, तो मात्र 1 को करता है। यही रहेगा आपका। राष्ट्रपति है जो फ्रेंड्स आपका लोकसभा में कितने आंग्ल भारतीय समुदाय को करेगा, तो 2 हो जाएगा। लेकिन राज्यपाल अगर जो विधानसभा में पूछे तो कितना, मात्र 1 करता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है, तो किसको होगा अंतिम अधिकार, आपका सर्वोच्च जो सुप्रीम कोर्ट है उसी का होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अच्छा सवाल है ये, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है, तो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। अगला सवाल को देखिए कि राजनीतिक दल के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है, तो विचारधारा तो चाहिए, शक्ति प्राप्ति की इच्छा भी चाहिए, संगठनात्मक जाल भी चाहिए, लोकतांत्रिक स्वरूप नहीं चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। राजनीतिक दल के लिए लोकतांत्रिक स्वरूप नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 76 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि सार्क का प्रथम महासचिव कौन था। सार्क का प्रथम महासचिव कौन था फ्रेंड्स, तो इसका जो हो जाएगा अब्दुल हसन, ठीक है, राइट आंसर बिल्कुल यही होगा, अब्दुल हसन। सार्क का जो प्रथम महासचिव किसे बनाया गया था, तो अब्दुल हसन को बनाया गया था। वर्तमान में यूएनए में कितने सदस्य हैं फ्रेंड्स, तो 193 इसमें आंसर दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल को लिखते हैं कि निम्न में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है, तो पंचशील का सिद्धांत आक्रमण न करना, ये तो था। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, ये भी था। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, ये भी था। विश्व शांति को प्रोत्साहित करना नहीं था, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब ऊपर का था फ्रेंड्स, लेकिन ये विश्व शांति वाला जो ऑप्शन है वो पंचशील सिद्धांत का, पंचशील समझौता का क्या है, सिद्धांत नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 80 नंबर सवाल को देखते हैं कि आसियान निम्न के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। तो आसियान है जो किसके, आसियान निम्न के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में उभरा था, तो साम्यवादी विस्तारवाद के खिलाफ, ठीक है, विरुद्ध। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आसियान निम्न के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में उभरा था, तो साम्यवादी विस्तारवाद। 80 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आप देखिए सामान्य विज्ञान से देख लेते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि जल को ठंडा करने पर बर्फ में बदलने से क्या होता है। तो सभी को पता है फ्रेंड्स कि जो बर्फ का डेंसिटी और जल का डेंसिटी में अगर कंपेरिजन किया जाए, तुलना किया जाए फ्रेंड्स, तो जो बर्फ होता है उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो 81 नंबर सवाल को ही पूछा रहा है ना कि जल को ठंडा करके बर्फ बनाएंगे तो क्या होगा, जल का घनत्व कम हो जाता है। अब देखिए एक सवाल इससे पूछा जाता है कि जो बर्फ है जो जल पे तैरते रहता है, तो किस कारण से तैरता है, हूबहू ही सवाल रहता है। तो देखिए क्या होता है कि पानी का घनत्व होता है अधिक होता है, और जल का बर्फ का जो घनत्व होता है वो पानी के अपेक्षा कम होता है, यही कारण वो जल पे तैरता है। तो वही कह रहा है जल को ठंडा करने पर बर्फ में बदलने से क्या होगा, जल का घनत्व हो जाएगा जो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। चलिए सवाल नंबर आपको
82 को देखिए, खाद्य पदार्थ के डिब्बे की आंतरिक सतह टीन से पुती होती है, न कि जस्ते से। क्यों? तो सवाल नंबर जो 82, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जस्ता होता है जो टीन से अधिक क्रियाशील होता है, यही कारण है कि आपको टीन को लगाया जाता है, जस्ता को नहीं लगाया जाता है। अगला सवाल आपका, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब होता है? तो ग्रीन हाउस में क्या होता है, CO2 की मात्रा बढ़ने से क्या होता है, ताप टेम्परेचर, वायुमंडलीय टेम्परेचर में वृद्धि होती है, ये नहीं ग्रीन हाउस प्रभाव है। तो 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वायुमंडल में CO2 की मात्रा में वृद्धि से ताप में वृद्धि, ग्रीन हाउस प्रभाव। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि निम्न में से थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो सबको पता होगा फ्रेंड्स, थायमिन किसको कहता है? B1 को क्या कहता है? थायमिन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, तो सबका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। कहाँ सवाल पूछा जाएगा किसी को नहीं पता है फ्रेंड्स, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा क्षेत्र है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि आपका थायमिन ही पूछा जाए आपको। एक हम बता दिए फ्रेंड्स, हम बता दिए तो आप एक दो पढ़ लिए, तो आपका जब तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक कैसे क्वेश्चन पकड़ में आएगा? तो विटामिन ए का रासायनिक के नाम क्या है, विटामिन B1 का क्या है, विटामिन सी का क्या है, विटामिन डी का क्या है, ठीक है, विटामिन के का क्या है, विटामिन 12 का क्या है, सबका रासायनिक नाम आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स, तभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पकड़ में आएगा। तो ठीक है, थायमिन किसका है? B1 का है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि आलू में कार्बनिक पदार्थ, भोज्य पदार्थ की अधिक मात्रा में संचित होने का क्या कारण है? अच्छा सवाल है। 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आलू स्वयं शर्कराओं का निर्माण कर इन्हें स्टार्च में बदल देता है। आलू में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा में संचित होने का क्या कारण है? तो आलू स्वयं शर्कराओं का निर्माण कर इन्हें स्टार्च में बदल देता है, यही कारण है। अगला सवाल देखें 86 का, देखें कि शरीर में मोच आने का क्या तात्पर्य है? देखिए फ्रेंड्स, कोई भी प्रैक्टिस सेट है उसमें 2 या 3 प्रश्न जरूर अवश्य गलत दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैं पूरा पहले देख लेता हूँ फ्रेंड्स, करेक्ट करके आपको बताता हूँ। इसमें देखिए, इसमें गलत दिया हुआ था कि शरीर में मोच आने का क्या तात्पर्य है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। स्नायु का अधिक खींच जाना होता है तभी मोच आता है। इसमें दे दिया था स्नायु का कम खींच जाना, कम खींचाएगा तो मोच कैसे आएगा? यानी आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो इसलिए फ्रेंड्स कभी कभी है कि इस सेट में मैं ध्यान नहीं दे पाता हूँ और उसको चेक नहीं करता हूँ, तो जल्दी जल्दी में बोलते समय तो सारा ध्यान आपको केंद्रित रहता है रिकॉर्डिंग पे, तो वहाँ कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। इसलिए आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कभी कोई प्रश्न में। ऐसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स एक भी प्रश्न गलत हो। अगला सवाल है, यदि हम एक छोटी बाल्टी में कुछ जल लेकर बाल्टी को ऊर्ध्वाधर तल में तेजी से घुमाएं तो बाल्टी बिल्कुल उल्टी हो जाने पर भी जल नहीं गिरता है, इसका कारण इनमें से कौन सा? इसका भी आंसर इसमें गलत दिया हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कोई बाल्टी है, ठीक है, बाल्टी में पूरा पानी भर लीजिएगा, ऊर्ध्वाधर उसको तेजी से घुमाइएगा तो बाल्टी का जो पानी नहीं गिरेगा। तो ऐसा किसके कारण होता है? तो अभी केंद्रीय बल के कारण होता है। इसमें अब केंद्रीय बल दे दिया था, तो बिल्कुल रॉन्ग है। मैं फ्रेंड्स इसको चेक कर लिया हूँ पूरी तरह से, तो इसका जो हो जाएगा अभिकेंद्र बल होगा। ठीक है, देखिए मौत कुआं में भी फ्रेंड्स आपका अभिकेंद्र बल काम करता है। जो मोटरसाइकिल चलाता है मौत कुआं में, उसमें भी अभिकेंद्रीय बल काम करता है। और आपका जो बाल्टी में पानी भर के घुमाइएगा पानी नहीं गिरेगा तो इसमें भी अभिकेंद्र बल काम करता है। अब कपड़ा धोने का मशीन में अपकेंद्र बल हो जाएगा, फिर दूध से मक्खन निकालता है उसमें अपकेंद्र बल हो जाएगा। तो इसका भी कॉन्सेप्ट आप लोग जरूर क्लियर रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 88 को देखें। पूर्णतः भरे पानी के गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ के टुकड़े पिघलने पर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, ज्यों के तो भरा रहेगा। ठीक है, यानी 88 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गिलास पूर्णतः भरा रहेगा। ऐसा नहीं कि पिघल जाएगा तो पानी ज्यादा हो जाएगा, लेवल सेम ही रहेगा। ठीक है, सवाल नंबर 89 को देखें कि ऑटोमोबाइल्स द्वारा निकलने वाले CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड किस प्रकार शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन का स्थानांतरण रोकती है? तो किस प्रकार रोकती है फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 89 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के साथ अस्थायी यौगिक बनाकर रोकता है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 90 नंबर सवाल है, वह स्थान जहाँ छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केचुए और होता है फ्रेंड्स पेड़ पौधे आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? उसे टेरिरियम कहते हैं। देखिएगा टेरिरियम शब्द है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर ये हो जाएगा, जहाँ पर मतलब उसके स्वभाव के अनुसार पाला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? टेरिरियम कहते हैं। ये आपका ग्लास का भी बना होता है इस तरह से। अगला सवाल है आपका कि दो समतल दर्पणों को लेकर किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच कितना कोण होना चाहिए? फिजिक्स का बहुत ही टॉप मोस्ट VVI सवाल है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि दो समतल दर्पण को लेकर किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब को प्राप्त करना है, तो करने के लिए दर्पण के बीच का कितना कोण होना चाहिए? तो इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा आपका 90 डिग्री होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर फ्रेंड्स, इसको जरूर याद रखिएगा कि दो समतल दर्पण से 3 प्रतिबिंब निकालना है तो कितना हो जाएगा आपका? 90 डिग्री होना चाहिए। अगला है फ्रेंड्स, कटा हुआ सेब
में खुला छोड़ने पर लाल भूरा क्यों हो जाता है? सेब को काटते हैं, देखिए लाल भूरा हो जाता है, तो क्या होता है उसमें ऑक्सीकरण होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण ऐसा होता है, बनने के कारण होता है, तो ऑक्सीकरण के होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स आपका मछलियों की दुर्गंध का कारण, ये भी टॉप मोस्ट बीबी जीके है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स आपका ट्राइमेथिल एमिन ऑक्साइड के कारण दुर्गंध आता है, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। इसका भी आंसर मैं चेक कर लिया हूँ फ्रेंड्स, जहाँ पे डाउट होता है मैं चेक कर लेता हूँ। तो मछलियों की दुर्गंध का कारण क्या है? तो ट्राइमेथिल एमिन ऑक्साइड बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 94 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव सब सजीवों में उपस्थित रहता है तथा निम्नलिखित में से कौन सा जीव सब सजीवों में उपस्थित रहता है? तो सजीव, जब निर्जीव में रहता है तो निर्जीव। तो देखिए फ्रेंड्स, सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी किसको, वायरस को विषाणु कहा जाता है। 100% राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब सजीव में रहेगा तो इसे सजीव कहेंगे, निर्जीव में रहता है तो निर्जीव, यानी दोनों का कड़ी है, विषाणु है, यानी ऑप्शन नंबर डी आज का राइट आंसर है। 95 को देखिए, जंतु पौधों से इस बात पर समान होते हैं कि दोनों ही क्या करते हैं? तो दोनों क्या करते हैं, गेस करें इसका। दिन व रात हर समय श्वसन करते हैं, केवल दिन के समय श्वसन करते हैं, केवल रात्रि के समय श्वसन करते हैं, जब आवश्यकता होता है तब श्वसन करते हैं? नहीं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए जंतु और पौधे में किस बात की लेकर समानता है फ्रेंड्स, कि दिन व रात दोनों हर समय श्वसन करते हैं। जो जंतु है वो भी श्वसन करते हैं, पेड़ भी श्वसन करते हैं। हालांकि दिन में है जो पेड़ पौधे का श्वसन दर बहुत कम होता है, और रात में क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि दिन में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके खाना में बिजी रहता है, बनाने में पेड़ पौधे। और पेड़ पौधे में जो पत्ती होता है वहाँ क्या होता है, पत्ती में ही खाना बनता है, ठीक है। पत्ती का में जो वहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है, वहीं पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया, वहाँ पर खाना बनता है। तो देखिए यही समानता है, जंतु पौधे से इस बात में समान होते हैं क्योंकि दिन व रात हर समय श्वसन करते हैं। अगला सवाल है फ्रेंड्स, अगला है पत्ती का मुख्य, देखिए आ गया वही क्वेश्चन, पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? पत्ती का मुख्य कार्य इसमें हो जाएगा आपका भोजन का निर्माण करना, पत्ती में ही होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। तो जो मुख्य कार्य पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो इसका मुख्य कार्य में आपका डी होगा, भोजन का। 97 को देखें कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर भी इसमें गलत दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ था वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखता है, ये गलत है। देखिए गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, अपना टेम्परेचर है जो बॉडी का हमेशा सर्वदा एक समान बनाए रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 98 को देखते हैं। एक लड़की एक झूले पर बैठी अवस्था में झूल रही है, यही लड़की झूले पर खड़ी हो जाए तो झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव? बहुत ही अच्छा फिजिक्स का टॉप मोस्ट भी सवाल है फ्रेंड्स। देखिए कोई लड़की झूले पर बैठी झूल रही है, एक अचानक सडनली खड़ा हो जाती है, तो उसका निश्चित रूप से 100% आवर्तकाल यह घट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी लड़की झूले पर झूल रही है, अचानक वो खड़ा हो जाएगी, तो झूले के आवर्तकाल पर प्रभाव यही पड़ेगा कि आवर्तकाल डिक्रीज हो जाएगा, नहीं घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 98 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 99 को देखते हैं कि संश्लेषित डिटर्जेंट साबुन से अधिक लाभदायक है। संश्लेषित डिटर्जेंट है जो साबुन से अधिक लाभदायक है क्योंकि ये कठोर जल में भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इनकी मुख्य हानि क्या है? तो इनकी जो मुख्य हानि, क्योंकि ये है जो फ्रेंड्स आपका अजैव अपघटय है, यही है जो इससे आपका हानि है। चलिए अगला सवाल है आपका, इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या कहते हैं? इसका तो बहुत बार मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि जो दृष्टि दोष है उस दूरदृष्टि दोष है फ्रेंड्स, तो दूर की वस्तु दिखाई देगा, नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देगा। तो देखिए दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है तो दूरदृष्टि दोष। और दूर की वस्तु दिखाई देता है, अपोजिट होता है, लेकिन पास की नहीं दिखाई देता है। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए ट्रिक बताया फ्रेंड्स, ऊ में क्या आ रहा, ऊ आ रहा, यानी उत्तल लेंस, पकड़ा गया ना। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या कहते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है दूरदृष्टि में। अवतल लेंस में, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, तो आपका अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तो 100 सवाल था फ्रेंड्स, जिसमें आपका मैथ का 10 क्वेश्चन छूट गया है, तो उसका सोल्यूशन भी मैं दूंगा फ्रेंड्स 17 तारीख से, उसका भी सोल्यूशन स्पेशल मैथ का वीडियो बना करके जो अच्छा सवाल रहेगा उसका सोल्यूशन दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स मेरे वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जा करके अवश्य प्रैक्टिस सेट करें फ्रेंड्स। खाली समय में जब भी खाली समय मिलता है 2-4-5 प्रैक्टिस वहाँ जरूर करें, वहाँ पर बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है, हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट है, सभी का है फ्रेंड्स। मैं कोशिश करता हूँ कि अंग्रेजी का भी प्रैक्टिस सेट वहाँ पर अवेलेबल करवा दूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।